नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम अद्वितीय भारत जो पूर्वोत्तर भारत उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। आपने देखा कि पहले भाग में हम लोगों ने असम, मेघालय और नागालैंड 3 राज्यों के बारे में जाना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले 7 सिस्टर कहा जाता था, लेकिन आप देखिए कि अब हम सिक्किम को भी रखते हैं, इसीलिए अब ये नॉर्थ ईस्टर्न में 8 सिस्टर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो चलिए मिजोरम से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी अर्थात लोग, मी ठीक है, मी अर्थात लोग, जो अर्थात पहाड़ी, जो अर्थात पहाड़ी और रम अर्थात देश। तो मिजोरम अर्थात मी लोग, जो पहाड़ी, रम का अर्थ होता है देश। तो जो लोग पहाड़ी देशों में रहते हैं, पहाड़ों का जो देश है उसे मिजोरम कहा गया है। तो चलिए जाने मिजो लोग मूलतः कौन है, कहां से आए हैं, इसका कोई ठीक ठाक पता नहीं चलता है। ऐसा माना गया है कि ये लोग बर्मा के चीन पहाड़ों से भारत में आए, कि ये लोग बर्मा के चीन पहाड़ों से भारत में आए हैं, ऐसा अनुमान है। लेकिन उत्तर पूरब की तमाम जातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका हुआ है। इस क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियां हैं जो बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन सदा हरी भरी रहती है। मिजोरम देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां कोई बेघर नहीं है। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है, अर्थात मिजोरम वो दूसरा देश है, दूसरा राज्य है जहां साक्षरता की जो दर है वो सबसे ज्यादा है। शहरीकरण में मिजोरम देश में दूसरे स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई है, जो बर्मा के चीन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होती हुई फिर बर्मा में प्रवेश कर जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है और म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जल मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा तथा उदारता, सबके प्रति संभाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। मिजो दूसरे के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़ा है। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है। आप देखिए किस तरीके से जब हम मिजोरम को पढ़ रहे हैं या मिजोरम की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मुख्य जो बातें कही गई है वो है यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो सामाजिक मूल्य को मानते हैं। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं, मतलब यहाँ लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं माना जाता है। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत संगीत और नृत्य में भी
मिजोरम में जो मुख्य नदी है वो उसके बारे में हम लोगों ने जाना, जिस नदी का नाम है छिंतुई पुई नदी, और जो म्यांमार जो है वहां के चिन नॉट चीन, ठीक है, ये चीन से निकलती है और फिर म्यांमार में ही, और म्यांमार में इस नदी का बहुत ज्यादा महत्व है। और तीसरी बात जो प्रमुख है कि मिजोरम के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिक मूल्यों को मानते हैं और यहाँ लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और एक मुख्य बात जो यहाँ साक्षरता का जो दर है वो काफी ऊंचा है, केरल के बाद मिजोरम का नाम आता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो राज्य है वो है त्रिपुरा, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। त्रिपुरा, अभी आते हैं हम त्रिपुरा के नामकरण में, ठीक है। त्रिपुरा जो है वो त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर महामाया त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, की भूमि कहलाती है। त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसीलिए त्रिपुरा में क्या है कि भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। आजादी से पहले 13 वर्षों तक यहाँ वर्मन शासकों ने शासन किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या था कि वर्मन शासकों ने यहाँ 13 वर्ष तक राज किया था। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है, जिनमें प्रमुख है त्रिपुरी रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकियों से अलग है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए ये अपना घर खम्भों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घरे पर होता है उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है, अर्थात जो आदिवासियों के अलावा जो रियांग और जमातिया जो जाति है उसके अलावा बंगालियों की यहाँ पे या बांग्ला संस्कृति की यहाँ पे प्रधानता है। और इनका जो मटका नृत्य है वो उल्लेखनीय है। और बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ती है। अगर आप त्रिपुरा जाते हैं तो आपको ज्यादातर बंगाली संस्कृति देखने के लिए मिलती है। और कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ की अत्यंत रोचक बात है उनाकोटी में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियां, जिनमें अधिकतर शिव की है। कहा जाता है कि यहाँ 1 करोड़ ऐसी मूर्तियां हैं। इनको किसने बनाया, कैसे बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। तो उनाकोटी अर्थात करोड़ में 1 कम। तो बच्चों उनाकोटी के बारे में एक छोटी सी कहानी जो काफी प्रचलित है वो मैं आज आपको बता दूं कि उनाकोटी में एक शिव भक्त था, जिसे शिव ने उसने शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को दर्शन देने के लिए जब कहा तो उसे कहा गया कि तुम 1 करोड़ मूर्तियां एक रात के अंदर अगर बना लेते हो तो जरूर तुमसे भगवान मिलेंगे। लेकिन वो सुबह होते होते 1 करोड़ में 1 कम रह जाता है और सूर्योदय हो जाता है, इसीलिए उसका वो जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। तो ये थी त्रिपुरा की कहानी। तो त्रिपुरा की कहानी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें रियांग और जमातिया जाति प्रमुख है। उसके अलावा बांग्ला संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता है
मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है और इसके आधार पर ही इसका नाम मणिपुर पड़ा। तो मणिपुर के नामकरण की क्या कहानी हुई कि मणिपुरेश्वर नामक जो राजा था वो वहां के सिक्कों पर था और इसी आधार पर नाम मणिपुर पड़ा। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 60% घाटी में है और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पार्टे जनजातियों का कब्जा है तो मैदानों में मैती का। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मैती भाषा है, मैती लॉन कहा जाता है और इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया जाता है। तो जो मणिपुरी भाषा है वो मुख्यतः मैती भाषा को कहा जाता है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है और कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी भागों में जन जन में व्याप्त है। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भी इसका काफी अच्छा स्थान है, प्रमुख स्थान है। भारत के जो कुल शास्त्रीय नृत्य है उसमें मणिपुरी भी एक है। ये वास्तव में इस नृत्य में क्या होता है, कृष्ण की जो रास लीला है वो दिखाई जाती है और उसी का नाट्य प्रस्तुति होता है। इसके परिधान और नाटक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। ये देखिए आप, ये जो मणिपुरी नृत्य है उसकी जो वस्त्र है ये है, ठीक है। ये अत्यंत कोमल, भाव प्रधान तथा गौरवमय नृत्य शैली है और जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंद दास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज्यादातर इसके साथ गीत रूप में गाई जाती है, क्योंकि जयदेव, विद्यापति आदि कवियों ने कृष्ण को मुख्य पात्र बनाकर अपने पदों की रचना की है और उसी की नाट्य प्रस्तुति मणिपुरी नृत्य में होती है। तो ये बच्चों हम लोगों ने मणिपुर के बारे में जाना। अब हम अगले राज्य चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। अरुण, अरुण अर्थात सूर्य, अरुणाचल मतलब जहां सबसे पहले सूर्य दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है उतनी पूरी एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बती वर्गीय मूल के हैं और उनकी भाषा भी उसी मूल की है। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम बहुत कठिन है। प्रायः हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी खूब प्रचलन है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में माहिर है और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट विशेषता है। तो अरुणाचल प्रदेश जिसे उगते सूर्य अर्थात सबसे पहले सूर्योदय की जो दस्तक है वह कहाँ होता है? अरुणाचल में होता है। अरुणाचल में जो साक्षरता है वो 60% है। इसके पहले हमने देखा कि मणिपुर राज्य सबसे ज्यादा है, जो पूरे भारत में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब बच्चों, अब हम जो अगला राज्य पढ़ेंगे वो क्या है? सिक्किम, ठीक है। 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत
देश का सबसे छोटा राज्य है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार गुरु रिपोंछे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय वहां कोई राजा नहीं था और उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, इसीलिए वहां पे बौद्ध धर्म को ज्यादा माना जाता है। उत्तर पूर्व का ये अकेला नेपाली बहुल राज्य है, अर्थात यहाँ पे नेपाली ज्यादा है। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं जिनमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है और इसके अलावा भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुङ, मगर, शेर्पा, तमाङ, सुंवर को भी मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, एक अकेला राज्य, ऐसा राज्य जहां कितनी भाषाएं, 11 सरकारी भाषाएं हैं जिसमें नेपाली मुख्य है। राजधानी कहाँ है? गैंगटोक, जो एकमात्र बड़ा शहर है। गैंगटोक में स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरतासी नामग्याल ने 1958 अर्थात 1958 में की थी। अर्थात इसी नामग्याल के कारण इसको नामग्याल इंस्टीट्यूट कहा गया है। और यहाँ पे तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिषी के अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जिन्हें पढ़ाया जाता है। गैंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। और पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपने देखा कि सिक्किम में नामग्याल इंस्टीट्यूट है, वहां पे तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी की और बौद्ध धर्म की भी पांडुलिपियां अर्थात जो लिखा गया है वो सबकी पांडुलिपि जो है वो वहां पे स्थित है, वहां पे रखा गया है। और दूसरा यहाँ के एकांत मठ जिसे एंचे मठ कहा जाता है उसकी भी काफी प्रधानता है। लोग वहां जाने से जरूर इन दो जगहों पर जाते हैं। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल भी है। तो आपने देखा किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न अर्थात अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत जो है वो अद्वितीय है, अर्थात इसकी जितनी सुंदर संस्कृति, जितना सुंदर क्षेत्र है, जितना सुंदर दृश्य है, ये और कहीं नहीं मिलता है। आप किस तरीके से जब आसाम से शुरुआत करते हैं तो देखते हैं चाय के बागान, हरे भरे खेत पड़े हैं, नागालैंड, मिजोरम, इन सब जगहों आते हैं तो आप पहाड़ों से घिरे अपने आप को पाते हैं और काफी रोमांचित अनुभव करते हैं। तो जरूर पूर्वोत्तर भारत जो है एक भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और जरूर आपको सभी इन जगहों को घूमना चाहिए।